गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब हमें सेल, जिसको हम कोशिकाएं बोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो एवरी स्ट्रक्चर वेदर इट इज लार्ज इनफ लाइक बिल्डिंग और स्मॉल लाइक अ बुक इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट। ठीक है, कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, जितना कि एक बिल्डिंग होती है, या फिर कोई भी एक छोटा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो बुक हो, वो सभी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनते हैं। ठीक है, बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड बाय अरेंजिंग ब्रिक्स वाइल बुक इज मेड बाय अरेंजिंग पेपर्स। ठीक है, बिल्डिंग कैसे बनती है? ब्रिक्स को, ईंटों को क्या करते हैं हम? अरेंज करते हैं, तो उससे बनती है। और जो बुक्स रहती है वो हम पेपर को अरेंज करके बनाते हैं। इन फैक्ट एवरी काइंड ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और ये बात अलग है कि जितनी भी काइंड की मैटर रहती हैं, जितनी भी प्रकार की मैटर रहती हैं, वो सभी छोटी छोटी सी यूनिट से मिलकर बनती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। द थिंग्स वी डिस्कस्ड अबाउट आर नॉन लिविंग। जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की हैं वो कैसी हैं? नॉन लिविंग हैं। बट आर द लिविंग थिंग्स ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। क्या जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी स्मॉलर यूनिट से मिलके बनती हैं? तो यस, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सभी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। लेट अस डिस्कस अबाउट सेल्स एंड हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड। अब हम पढ़ेंगे कि सेल्स कैसी होती, क्या होती हैं, और वो उनको कैसे डिस्कवर किया गया था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? तो द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल गोज टू इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है, जो सेल्स की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसको जाता है? इंग्लिश साइंटिस्ट को जाता है, जिनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। ही डिस्कवर्ड सेल्स इन द ईयर 1665। उनने सेल कब डिस्कवर की थी? 1665 में। ही ऑब्जर्व्ड अ वेरी थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर हिज सेल्फ मेड क्रूड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? एक बहुत पतली स्लाइस ली थी कॉक की, अपने खुद के हाथ से बनाए हुए क्रूड माइक्रोस्कोप से देखी थी। दिस कॉक वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ कॉक ट्री। और ये कॉक किससे ली गई थी? कॉक ट्री जो होता है उसकी छाल से ली गई थी। He was amazed to see that the slice of cork was made up of large number of tiny box-like compartments like a honeycomb। और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए थे ये देख के कि जो कॉर्क की स्लाइस है वो बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत छोटे छोटे से बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट, जिनको हम जैसे कि हनी कॉम्ब, आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, उनसे मिलके बने हुए हैं। ही टर्म दीज कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सेल्स। और इनको इनने नाम क्या दे दिया था? सेल्स। दैट टाइम ही डिड नॉट इवन रियलाइज दैट ही हैड डिस्कवर्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग मैटर। और उनको उस टाइम इतना अंदाज़ा नहीं था कि उनने बहुत बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट डिस्क्राइब कर ली है लिविंग मैटर की। What Hook saw under his microscope were dead plant cells। ठीक है, जो उनने हुक ने देखी थी अपने माइक्रोस्कोप के अंडर में, वो क्या थी? डेड प्लांट सेल्स थी। इन फैक्ट ही सॉ ओनली द बाउंड्रीज ऑफ द सेल्स कॉल्ड द सेल वॉल्स। और उनने सिर्फ वहाँ क्या देखी थी? सेल्स की बाउंड्रीज देखी थी, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। The internal structure of living cells could be studied only after more powerful microscopes came into existence। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर था लिविंग सेल्स का, उनको हम तभी देख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप अस्तित्व में आए थे। द सेल। अब क्या है, हमें पढ़ना है सेल के बारे में। तो आफ्टर रॉबर्ट हुक मैनी अदर बायोलॉजिस्ट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रॉबर्ट हुक के बाद बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व करना, क्या जो स्ट्रक्चर होते थे प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। इट वॉज देन इस्टेब्लिश दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और ऐसा मान लिया गया था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सभी सेल से बनके बने हुए होते हैं। देयरफॉर सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट कहते हैं लाइफ की, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है कि हमें इसमें क्या स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं। फंक्शनल यूनिट है, यहाँ फंडामेंटल नहीं है, सॉरी। एज अ बिल्डिंग इज मेड अप बाय अरेंजिंग ब्रिक्स इन अ सुटेबल मैनर।
ठीक है, जैसे कि एक बिल्डिंग को हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम ईंटों को एक सुटेबल मैनर में अरेंज करते हैं। इन द सेम वे द बॉडी ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो इसी तरीके से जो मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो भी क्या होती है, सेल से मिलके बनती है। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। और वो जो ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। सिमिलर टिश्यूज ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन। और बहुत एक समान के जो टिश्यू होते हैं वो ग्रुप हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन बना लेते हैं। और मैनी ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ शेप टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, शेप दे देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। थस द सेल्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है और द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। और लिविंग बॉडी की क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। All the life process like respiration, digestion, etc. are carried out in each and every cell of the living organism। और जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, कुछ भी हो, वो सारी सेल्स में होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। In fact, it is the cell that carries out all the functions in living organism। ये बात अलग है कि जो सेल्स रहती हैं वो सारे फंक्शंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। Therefore, the cell is called the functional unit of life। इसीलिए उसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है लाइफ की। सेल थ्योरी। अब सेल कैसे बनी, क्या है इसकी थ्योरी, क्या है वो देखने हैं हमने। तो इन 1838 द जर्मन साइंटिस्ट नेम्ड मैथियस जैकोब शेकल्डन स्टार्टेड दैट ऑल द प्लांट मटेरियल आर मेड अप ऑफ सेल्स। इनने क्या किया था ना 1838 में कि जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट मटेरियल हैं, वो किससे मिलके बने हैं, सेल से। इन 1839 another scientist Theodor Sackvin, after experimenting on various animal parts, came to the conclusion that all the animals parts are made up of cells। ठीक है, इनने क्या किया था 1839 में इनने एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सारे एनिमल पार्ट्स पे और इनने कंक्लूजन निकाला था कि जितने भी एनिमल पार्ट्स होते हैं वो भी सेल से बने हुए होते हैं। देन अराउंड 1855 और 1855 में रियोडोल्फ वेक्यू डिस्कवर्ड दैट न्यू लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इनने 1855 में क्या बोला था कि बहुत सारी लिविंग सेल्स, न्यू लिविंग सेल्स बन जाती हैं किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं उन सेल से दूसरी न्यू सेल्स भी बन जाती हैं। Thus the discoveries of Shackleton, Square and Wyckoff led to the foundation of the cell theory। ठीक है, इन सभी की जो डिस्कवरी हैं उनने फाउंडेशन रखी थी सेल थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के हिसाब से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। दे मे बी मेड अप ऑफ वन सेल और मोर देन वन सेल। वो क्या होते हैं, या तो एक सेल से बनते हैं या फिर एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। और जो सेल होती है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग बीइंग्स की। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। और जितनी भी सेल्स हैं वो किन से मिलके, जो पहले से एग्जिस्ट करती हुई सेल्स हैं उनके डिवीजन से बनती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो यूनिसेल्युलर नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें सिर्फ एक सेल होती है और मल्टीसेल्युलर इनमें क्या होता है, बहुत सारी सेल्स मौजूद होती हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट सेल्युलर स्ट्रक्चर। जो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग सेल्युलर स्ट्रक्चर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलो। उनको उनके इस हिसाब से उनको इस तरीके से ग्रुप किया जाता है। कौन कौन से में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हमने बताया ही था जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीजियम, यूग्लेना एंड ईस्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इन दीज ऑर्गेनिज्म ऑल द लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा आर कैरिड आउट इन आ सिंगल सेल। ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल है। और इन सभी ऑर्गेनिज्म में जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं वो सभी होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सभी सिंगल सेल में होती हैं।
नेक्स्ट आता है क्या, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये आता है। तो ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। In these organisms, smaller type of cells grouped together and become specialized to perform particular function. इन ऑर्गेनिज्म में वो सिमिलर टाइप की जो सेल्स रहती हैं वो एक साथ ग्रुप कर लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं और क्या करती हैं, स्पेशलाइज्ड एक परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। दीज आर कॉल्ड टिश्यू, और इनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, शेप्स ऑफ द सेल। सेल्स का जो शेप होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सेल्स में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं। दे में बी राउंड, ओवल, क्यूबॉइडल, सिलेंड्रिकल, स्पेंडल और इरेगुलर शेप्ड। ठीक है, इनका शेप कुछ भी हो सकता है, ये राउंड भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, क्यूबॉइडिकल भी हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं, किसी भी शेप की हो सकती हैं। द शेप ऑफ द सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म्स। और जो शेप होता है सेल का वो वेरी करता है कि वो किस टाइप का फंक्शन करती हैं सेल। फॉर एग्जाम्पल, अमीवा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप। जैसे अमीवा है, अमीवा का कोई निश्चित शेप नहीं होता, आप सभी जानते हैं। इट्स शेप कीप्स चेंजिंग एज इट मूव्स और फीड्स। ठीक है, ये जैसे जैसे मूव करती है या फिर खाना खाती है तो इसका जो शेप रहता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। व्हेन इट मूव्स और फीड्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेरिइंग लेंथ कॉल्ड स्यूडोपोडिया प्रोड्यूड आउट ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्शन अलग अलग लेंथ के निकल आते हैं जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं इसकी बॉडी में से। Thus the structure and shape of a cell depend upon the specific function it carries out within an organism. इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर और शेप रहता है किसी भी सेल का वो डिपेंड करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन पे जो उसके द्वारा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। Let us discuss various shapes of cells with the help of some more example. अब हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे शेप्स और सेल्स के कुछ और एग्जाम्पल्स को लेके। पहला क्या है, Biconcave shape. The biconcave shape of the red blood cells allow them to travel through very narrow blood vessels. ठीक है, इनका कैसा बाइकॉनकेव शेप होता है जो इनको अलाउ कर देता है बहुत पतली पतली ब्लड वेसल से निकलने में। The spindle shape of muscle cells allow them to contract and expand मेकिंग द मसल्स मूव। ठीक है, और जो स्पाइंडल शेप होता है मसल सेल्स का वो उनको अलाउ कर देता है क्या, सिकुड़ने में और फैलने में, जिससे जो मसल्स रहती हैं वो मूव करती हैं। द फ्लैट शेप ऑफ द आउटर लेयर ऑफ स्किन सेल हेल्प्स देम टू कवर अ लार्ज एरिया। और जो फ्लैट शेप होता है स्किन की आउटर लेयर का वो उनको सेल का क्या करता है, उनकी हेल्प करता है बहुत बड़े एरिया को कवर करने में। द लॉन्ग ब्रांच्ड एंड थ्रेड लाइक नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस। और जो लंबी ब्रांच और थ्रेड लाइक जैसी नर्व सेल्स होती हैं वो रिसीव करती हैं और ट्रांसफर करती हैं मैसेजेस को। देयरफॉर देयर स्पेसिफिक शेप हेल्प देम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक शेप होता है उन सेल्स का वो उनको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है उनकी वर्किंग में अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में। द स्पर्म सेल हैज़ लॉन्ग फ्लैगुलम दैट हेल्प्स इट टू मेक इट्स वे टू द एग सेल। जो स्पर्म रहता है उसमें लॉन्ग फ्लेमिंगलम सेल मौजूद होती है जो उसको क्या कराता है, हेल्प करता है उसकी एग सेल में पहुंचने में। ठीक है, इनके डायग्राम यहाँ दिए गए हैं, देखो ये दिया गया है, रेड ब्लड सेल्स के दिए गए हैं, ये मसल सेल्स दी गई हैं हमें, ये नर्व सेल्स दी गई हैं और ये स्पर्म सेल्स दी गई हैं। इसके बाद जो साइज ऑफ द सेल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, जितना टॉपिक हमने पढ़ाया है उसमें जितने भी डाउट हो तो वो हमें बता देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।